नमस्कार दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वाले एग्ज़ाम के लिए ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 रहेगा। दोस्तों, एक ऐसा प्रैक्टिस सेट है जो कि सिलेबस पैटर्न पर आधारित है बिल्कुल, और आपको एग्ज़ाम वाली फीलिंग देखने को मिलने वाली है इस टेस्ट में। ये टेस्ट दोस्तों इजी टू मॉडरेट लेवल का है। इस टेस्ट को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा और देखिएगा कि हमारा इस टेस्ट में क्या स्कोर बन रहा है। क्लास को आरम्भ करते हैं। चलिए देखते हैं क्या स्कोर बनेगा इस टेस्ट में। और काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों नए नए हैं जो सीखने को मिलने वाले हैं, इसलिए इस टेस्ट की खास बात यही है दोस्तों। जो पिछला सेट था काफ़ी विद्यार्थियों ने अच्छे से लाइक किया है, शेयर किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये हमारा पहला भाग है। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चूंदड़ो, कोट दीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर निर्दिष्ट कीजिए। राइट विकल्प होगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो, चूंदड़ो, कोट दीजिए। ये दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है, जबकि हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटोगरी जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 ईस्वी में की थी। प्रश्न नंबर हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? चारों विकल्प को देख लेते हैं। महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषण, कलकत्ता निगम अधिनियम 1899, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900। तो यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही यहाँ पर है। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण था बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन का वर्ष था 1905। प्रश्न नंबर आपका 4 है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम है हसरत मोहानी। हसरत मोहानी इनका नाम है दोस्तों। इन्होंने ही सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग की थी, वर्ष 1921 में की थी, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? हम सभी जानते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना वर्ष 1939 में की थी। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, 5 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। भारतीय राज्यव्यवस्था एवं भारतीय संविधान, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। डी विकल्प आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित भाग है भाग 2। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है, भाग 2, ठीक है। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 में इसका प्रावधान दिया गया है। प्रश्न नंबर आपका 8 रहेगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? 19 में देखिए, आगे चलते हुए जरूर जाइएगा, कंप्लीट टेस्ट वॉच कीजिएगा, अभी प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे दोस्तों बढ़ने वाला है। वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। ऐसा ही प्रश्न पत्र आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि 60 क्वेश्चन तो सभी करेंगे, 60 से ऊपर करने वालों के लिए ही एग्जाम क्वालिफाई करना टारगेट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? लिखित और विस्तृत संविधान, तो ये भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। द्विस्तरीय सरकार, एक नागरिकता, सार्वभौमिक व मताधिकार, तो आपने आंसर चुन लिया होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। ये ही संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, द्विस्तरीय सरकार, बाकी सभी पॉइंट आपने पढ़े होंगे। प्रश्न नंबर 10 है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। संविधान, राष्ट्रपति, जनता, संसद। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल भाई सही चुना है। जनता के हाथ में ही परम शक्ति निहित होती है, ये संविधान की प्रस्तावना के अनुसार है। प्रश्न नंबर आपका 11 है, भारत एवं विश्व का भूगोल। 5 प्रश्न आएंगे। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत केटू, गोडविन, होस्टिन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? राइट विकल्प होगा ऑप्शन सी, काराकोरम में स्थित है केटू। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है अमेजन वर्षावन को। सी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन का एक बड़ा स्रोत यहाँ से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? गलत नहीं करना है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन। रुग्णता, प्रवसन, मृत्यु, जन्म।
यदि आपने भी ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, रुग्णता नहीं आएगा, जबकि प्रवसन, मृत्यु, जन्म जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, थालघाट दर्रा निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? थालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा कहाँ पर है ये? तो महाराष्ट्र में है, और पश्चिमी घाट इसका राइट विकल्प होगा, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? ये सिलेबस में भी दिया गया है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ पर आपसे। वायुयान और रेल यातायात, सड़क यातायात से संबंधित प्रश्न भी सिलेबस में दिए गए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। मुंबई में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। प्रश्न नंबर आते हैं नेक्स्ट पर, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति सुधार, वैश्वीकरण, इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। यही दोस्तों वो 3 पॉइंट है, एक तो आपका उदारीकरण, एक आपका निजीकरण और तीसरा है आपका वैश्वीकरण। 1991 में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी, उस समय दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 17 है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। और एसडीजी संबंधी दोस्तों सिलेबस में दिया गया, आप सिलेबस को उठा करके अवश्य ही देखें। यदि लगे आपको कि सिलेबस आउट क्वेश्चन है तो सिलेबस पर एक बार नज़र अवश्य ही डाल लीजिएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एसडीजी 10 का लक्ष्य देशों के भीतरी और देशों के बीच असमानता को कम करे। एसडीजी 11 का लक्ष्य है शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाएं। एसडीजी 12 का लक्ष्य है सतत उपभोग और उत्पादन पद्धतियों को सुनिश्चित करें। सही विकल्प का चयन करना है। यदि आपने पिछला टेस्ट लगाया होगा दोस्तों तो वहाँ पर एसडीजी 9 से प्रश्न दिया गया था। इस बार यहाँ पर 10, 11 और 12 से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया है। हो सके दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। यहाँ पर दोस्तों सभी सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट विकल्प है। प्रश्न नंबर आपका 18 है, किसी वस्तु की मांग के लिए उपभोक्ता का इष्टतम चयन तथा उसकी कीमत में संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा यह संबंध किसके फलन कहलाता है? तो रिक्त स्थान फिल करना है दोस्तों। किसी वस्तु की मात्रा के लिए, ठीक है, किसी वस्तु की मात्रा के लिए जो चयन है और कीमत है उसका संबंध मांग से है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर था। यदि आपने डी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, आप परफेक्ट स्कोर कर सकते हो इस टेस्ट में। उदारीकरण के बाद भारत में पूंजी बाजार के नियमन की जिम्मेदारी किस संस्था को दी गई? 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। कुछ क्वेश्चन पर दोस्तों रिस्क भी लेना है। अगर हम 100 क्वेश्चन करते हैं और 16 क्वेश्चन पर रिस्क लेते हैं तो कोई बड़ी गलती नहीं रहेगी। यदि 16 सही हो जाते तो अच्छी बात है, यदि रॉन्ग होते तब भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 84 क्वेश्चन बचते हैं और 4 काट देने के बाद में 80 बच जाते हैं। 80 छोड़ो दोस्तों, यदि हम 78 भी कर लेते हैं एग्जाम में, बिल्कुल सही बच जाते हैं हमारे, तो एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए, यदि आपने यहाँ पर ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से भी। प्रश्न नंबर 20 आपका, किसी सामान्य वस्तु की मांग में गिरावट उपभोक्ता की आय में किसके साथ होती है? राइट विकल्प ऑप्शन बी है, गिरावट। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, ग्राम्य समाज एवं विकास। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का या के मापदंड है? विधवा और तलाकशुदा सहित सभी जोड़ों को योजना का लाभ मिलेगा, बशर्ते लाभार्थी गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों का हिस्सा होना चाहिए। सामूहिक विवाह समारोह में कम से कम 10 जोड़े शामिल होने चाहिए। केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। आप आंसर चुन लीजिए। यदि आपने भी यहाँ पर चतुराई के साथ में ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल सही रहेगा। सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कब लागू की गई थी? ये 3 अक्टूबर, इसको भी नोट रखना है, 3 अक्टूबर 2017 को यह योजना लागू की गई थी। योजना से 2 से 3% एग्जाम में 100% छपे आपको मिलने वाले हैं। प्रश्न नंबर 22 है, एक गांव के सभी वयस्क व्यक्ति निम्नलिखित में से किसके सदस्य होते हैं? यहाँ पर बात की जा रही है सभी वयस्क व्यक्ति की, तो राइट विकल्प होगा ग्राम सभा के। ऑप्शन बी नहीं लगाना था, ऑप्शन ए आपको चुनना था। प्रश्न नंबर 23 है, गिरदावर कानूगो निम्नलिखित में से किसके अभिलेखों का निरीक्षण करता है?
तो कानून गो से ऊपर, कानून गो से नीचे कौन होते हैं? पटवारी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 24 है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। पोषण शक्ति निर्माण योजना जिसका उद्देश्य सरकारी स्थानीय निकायों, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों, वैकल्पिक प्रयोगात्मक शिक्षा केंद्रों एवं सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त मदरसों एवं मकतबों में रिक्त स्थान को फिल करना है। ये बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना एवं उनके पोषण स्तर में सुधार करना है। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है परंतु आंसर बहुत छोटा है इसका। यदि आप जानते होंगे कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना किसका नया नाम है, तो मिड डे मील का नया नाम है। अब आपने आंसर चुन लिया होगा। ऑप्शन ए 1 से 8 वर्ष, ठीक है। और मिड डे मील योजना को कब प्रारंभ किया गया था? 15 अगस्त 1995 को। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से किसको स्थापित किया गया था? एक बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम में छप सकता है। ऑप्शन ए राइट विकल्प है नेफेड की। और नेफेड की स्थापना कब की गई थी? ये भी प्रश्न बन सकता है। 1958 को दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। ये किसान को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही इसको स्थापित किया गया था। देख रहे होंगे दोस्तों क्वेश्चन का लेवल अच्छा बनता जा रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर आधारित 5 प्रश्न आपको करंट अफेयर के देखने को मिलने वाले हैं। भारत के 2 स्थलों फलोदी में खींचन और उदयपुर में मेनार को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। इन स्थलों को मिलाकर देश भर में रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? बात हो रही है दोस्तों इन 2 स्थलों को मिलाकर के। जब ये 2 स्थल मिलाए गए तो 91 हो गया। ऑप्शन सी राइट विकल्प है। जनवरी 2026 तक रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या 96 हो चुकी है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो 95 और 96 कौन सा रामसर स्थल है। सेशन आपको अच्छा लगे तो दोस्तों कमेंट अवश्य कीजिएगा। भारत के किस पैरा एथलेटिक ने स्विट्जरलैंड में आयोजित नॉटविल विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड फिक्स में पुरुषों की भाला फेंक में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों ये थे महेंद्र गुज्जर। ऑप्शन ए राइट विकल्प है। कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे प्रश्न एग्जाम में छपेंगे। हमारा लक्ष्य ये है कि आप जो है दोस्तों एग्जाम में 84 सही अटैम्प्ट करें। जून 2025 में किसने रक्षा संपदा के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? और ये संभाला है शैलेंद्र नाथ गुप्ता ने। ऑप्शन बी राइट विकल्प है। अच्छा स्कोर करने के लिए हमको दोस्तों प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए प्रैक्टिस से हमको कुछ नए क्वेश्चन सीखने को मिले हैं जो कि एग्जाम में हमारे लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। प्रशांत कुमार के रिटायर होने के बाद किसे उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इनका नाम है राजीव कृष्ण। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर था। प्रश्न नंबर 30 है, भारतीय कन्नड़ लेखिका भानु मुस्ताक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें उनके लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया। इस पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? काफ़ी बार पढ़ चुके हैं और इसका आंसर हो जाएगा दीपा भास्ती। ऑप्शन ए यहाँ पर सही विकल्प था। 5 में से करंट अफेयर में आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट कर सकते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारत में स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का सफल प्रयोग पहली बार कब हुआ? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने भी एक प्रैक्टिस सेट में इसको पढ़ा था, तब से मेरा याद हो चुका था क्वेश्चन ये, और मैंने इसको सही किया था वर्ष 2014 में। यानी कि यहाँ पर ए ऑप्शन चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर लगाएंगे दोस्तों 32। मृदा सर्वेक्षण जल स्रोत वन पर्यावरण एवं खनिज संबंधी खोज करने के उद्देश्य से पहला भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह IRS-1A कब प्रक्षेपित किया गया था? तो कुछ क्वेश्चन विज्ञान प्रौद्योगिकी में पुराने भी देखने को मिलने वाले हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 5 प्रश्न आएंगे, एक आध नया और दोस्तों बाकी ओल्ड देखने को मिलेंगे आपको। राइट विकल्प ऑप्शन डी है 17 मार्च 1988 को। भारत को पहला नोबेल पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में किसने दिलाया? राइट विकल्प है दोस्तों इसका ऑप्शन बी वाला CV रमन को। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में दोस्तों इनको नोबेल प्राइज़ मिला था वर्ष 1930 में। नेक्स्ट आंसर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। INS विक्रमादित्य मूलतः किस देश का जहाज था? यदि आपने भी गलती से भारत चुना तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूस। बड़ी ही चालाकी से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है।
तो ऐसे ही चालाकी वाले प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। वायरस को जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। यदि आप भी ऑप्शन सी चुनने में कामयाब रहे तो बहुत अच्छी बात है। वे केवल जीवित कोशिकाओं में ही सक्रिय होते हैं। वायरस क्या होता है दोस्तों? ये केवल जीवित कोशिकाओं में ही एक्टिव होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन। ये बिल्कुल भी आपको गलत नहीं करना और इसका आपको पर्यावरण पर आपको फोकस रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन प्रबंधन का चरण नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसाधन नहीं है, जबकि प्रतिक्रिया है और न्यूनीकरण है और पुनर्प्राप्ति, ये हैं दोस्तों आपातकालीन प्रबंधन के चरण है ये, जबकि संसाधन बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न नंबर आपका 37 है। सोचिए कि आप अपने दोस्तों के साथ विद्यालय में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है। भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपकरणों का पालन करेंगे? खिड़की के समीप चले जाएंगे, इमारत के बाहर दौड़कर लाएंगे या जाएंगे होना चाहिए था यहाँ पर। विद्यार्थियों को भूकंप से संबंधित अभ्यास कराएंगे। यहाँ पर कह रहा है सोचिए कि आप अपने दोस्तों के साथ विद्यालय में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है। इस ऑप्शन को तो आप हटा ही दीजिए। डी वाला विकल्प देखिए, डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट विकल्प है इसका। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किस पुरस्कार को पर्यावरण का ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी दोस्तों पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार हैं। राजीव गांधी संरक्षण पुरस्कार भी पर्यावरण से संबंधित है और टॉयलर पुरस्कार भी पर्यावरण से संबंधित है। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी, व्हिटली पुरस्कार को ही ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है। सी यहाँ पर सही था। चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, इस आंदोलन के प्रणेता कौन थे? यदि आपने ऑप्शन सी चुना तो बिल्कुल सही चुना है, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। ये पेड़ों की कटाई को लेकर अब आंदोलन किया गया था और सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी के नेतृत्व में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 40 है, किस राष्ट्रीय उद्यान में विदेशी पक्षी साइबेरियाई साइरस केवल प्रजनन हेतु आते हैं? तो हमने काफ़ी बार इस क्वेश्चन को पढ़ा है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है ये, और साइबेरियाई सारस केवल प्रजनन हेतु यहाँ पर आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बाबा आमटे किस पर्यावरण आंदोलन से संबंधित थे? बाबा आमटे तो ये संबंधित थे नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थे। यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। नर्मदा बचाओ आंदोलन को कब प्रारंभ किया गया था? सन पूछ सकता है आपसे। 1995 में इसको प्रारंभ किया गया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किस सुप्रसिद्ध भारतीय पर्यावरणविद को जल पुरुष के उपनाम से जाना जाता है? काफ़ी अच्छा ये प्रश्न सेट है। राइट विकल्प ऑप्शन है श्री राजेंद्र सिंह को। यदि आपने जरा भी तैयारी की है अच्छे से तो इस सेट को लगाने में कोई आपत्ति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। विश्व जल संरक्षण दिवस किस तिथि को आयोजित किया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। ए विकल्प यहाँ पर सही है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस हम मनाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 44 है, वायुमंडल में हवा में लटके तरल या ठोस कणों को क्या कहा जाता है? बात हो रही है दोस्तों हवा की। हवा मतलब एयर, तो राइट विकल्प आपने चुन लिया होगा फटाक से। एयरोसोल इसको कहा जाता है। सोल क्या होता है? ये एक ठोस कण होता है, ठोस पदार्थ होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस गैस का उत्सर्जन यातायात परिवहन में सर्वाधिक होता है? उत्सर्जन होता है एक गैस का यातायात में, तो आप जानते होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये हमारे लिए बहुत हानिकारक गैस होती है क्योंकि ये खून में घुलनशील होती है। चलिए ये डीआई है दोस्तों, डीआई को अलग से करेंगे। आ जाते हैं हिंदी पर। जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? राइट विकल्प आपका ऑप्शन सी, दावानल। पेट में लगने वाली आग होती है जठरानल और समुद्र में लगने वाली आग होती है बड़वानल। ये सभी पॉइंट हमको पते रहना चाहिए। हाथी आता है इस वाक्य में बहुवचन में होता है। बहुवचन हमको चुनना है। हाथियों आता है, देखिए काट सकते हैं। हाथी आते हैं, ठीक है। हाथिये आते हैं ये भी गलत है। हाथे आते हैं ये भी गलत है। तो बचा हमारा ऑप्शन बी, यही यहाँ पर सही हो जाएगा। हिंदी में दोस्तों कैसे भी करके 10 के 10 हमको सही करने का प्रयास करना है। कुल का अर्थ वंश होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कुल का अर्थ क्या होता है? चारों विकल्प को पढ़िए।
कूल का अर्थ होगा किनारा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर था। प्रश्न नंबर हमारा नेक्स्ट है, देशभक्ति में समास है। तो देशभक्ति में कौन सा समास है, इसका चुनाव करना है। तो हम यहाँ पर चुन सकते हैं ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। आप जानते होंगे देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, तो उसमें कौन सा समास आएगा, तत्पुरुष समास आएगा। द्वंद्व समास नहीं था, ये द्विगु समास नहीं था। द्विगु का संख्यावाचक होता है और द्विवंद समास में योजक चिन्ह लगा होता है, अवयवी भाव में पहला पद अवयव होता है। तो बिल्कुल आप ऐसे छांट सकते थे यदि आपने हिंदी अच्छे से अध्ययन की है, तो आंसर आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में से किनके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाषाओं के नाम, नदियों के नाम, तिथियों के नाम, दिनों के नाम। आप शब्द देख सकते हैं जैसे कि भाषाओं के नाम, हिंदी, हिंदी, हिंदी अच्छी होती है। तो यहाँ पर जब अच्छी शब्द लग चुका है तो ये तो पुल्लिंग नहीं होगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। आप इसको हटा सकते हो। नदियों के नाम, गंगा, गंगा माँ, तो ये आपका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि दिनों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि सोमवार, अच्छा सोमवार, अच्छा मंगलवार, अच्छा बुधवार। ठीक है, अच्छा अच्छी लगा सकते हैं, बड़ा बड़ी लगा करके आप चुन सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे ऐसा कर सकते हैं। किनारा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। किनारा के लिए तट, तर, करार, तट, तीर, करार। देखिए कौन सा सही रहेगा। इस प्रश्न में दोस्तों मैं भी धोखा खा गया था और ये मेरा हो गया था गलत, और यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन बी है। यदि आपने बी चुना तो सही, यदि ये चुना तो गलत। तट, तीर, कगार ये किनारा के सही पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखेंगे, तीर जो है किनारा का पर्यायवाची शब्द है, तीर जो है धनुष का भी पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऐसी चीज़ों को याद रखना है। चलिए, निम्न में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। मिठाई किस प्रकार लिखी जाएगी। डी वाले को हटाइए दोस्तों, इन तीनों में आंसर सेलेक्ट कीजिए। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। मिठाई दोस्तों इस प्रकार लिखी जाती है, न कि ऑप्शन ए वाली। चलिए, कर्षण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कारक कर्म से है। तो कर्षण जो है ये कर्ता है, और कर्ता ने, यदि आप कारक चिन्ह जानते होंगे, कर्ता ने, तो कर्ता सिर्फ पैस सी में दिया गया है, स्टार्टिंग में ही दिया गया है, और कंस को, कर्म को, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही विकल्प था। प्रश्न नंबर आपका 64 है, वह शाम को घर जाएगा वाक्य में वृत्ति के अर्थ का कौन सा भेद है। वह शाम को घर जाएगा, संभाव्य, देखिए यहाँ पर संभावना अर्थ है या निश्चय अर्थ है या संकेत अर्थ है या विधेय अर्थ है। देखिए निश्चित हो रहा है कि वह शाम को घर जाएगा, तो निश्चय वाला लगा दीजिए। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर था। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म पूछा जा रहा है। अल्पज्ञ का बहुवज्ञ, पहला विकल्प यहाँ पर सही है। बताइए दोस्तों, क्या 10 में से आपने 9 सही किए हैं या फिर कुछ कम बने हैं या 8 सही किए हैं। हमारे यहाँ पर 9 सही थे। चलिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर आ जाते हैं। कंप्यूटर है आपका। क्या कंप्यूटर से पहले हम दोस्तों यूपी स्पेशल कर लेते हैं, ज़्यादा पॉजिटिव फील होगा हमको। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी है। 20 के 20 सही करने का टारगेट रखना है। आप परीक्षा वाणी से भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई। अच्छा क्वेश्चन है, यदि पढ़ा होगा आपने तो आंसर आपने चुन लिया होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है, 1974 में। प्रश्न नंबर आपका 82 है, उत्तर प्रदेश के संबंध में जनगणना 2011 पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 20.7% है। पुरुष साक्षरता दर 77.30% है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। ये हम सभी को कन्फर्म है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहने वाला है। तो सी को हटा सकते हो आप यहाँ पर, ऑप्शन सी को। नगरीय जनसंख्या 22.30% है। तो देखिए दोस्तों, पुरुष साक्षरता दर हमको पता है कि 77.30%, तो बी वाला आएगा, सी वाला भी आएगा। और बी और सी वाला आप देख रहे होंगे बी में है और डी में है। अब आंसर चुनना आपका टास्क है। यदि डी चुना है तो बिल्कुल सही है, डी विकल्प यहाँ पर सही है। सभी पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। नगरीय जनसंख्या याद रखना है 22.30% है। प्रश्न नंबर 83 है, रेत समाधि की उपन्यासकार गीतांजलि श्री का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ। थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, याद रखना है दोस्तों।
ये हुआ था मैनपुरी में। ऑप्शन डी यहाँ पर सही विकल्प रहेगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी रहने वाला क्वेश्चन है ये। सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातत्व स्थल हुलास उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ईजी है दोस्तों। पहला चैप्टर ही जो है ना, मेरे पास दूसरी बुक है, परीक्षावाणी भी है, तो उसमें दिया गया है ऑप्शन डी राइट विकल्प है सहारनपुर। कुछ यूपी स्पेशल की मैंने क्वेश्चन क्लासें करा रखी है आर ए आर में, आप उसको भी देख सकते हो क्योंकि यूपी स्पेशल का वही सिलेबस है दोस्तों। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो राइट विकल्प है अयोध्या। हमने आपको बताया था आर ए आर में भी, आज से आचार्य और आज से ऐसे अयोध्या याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो रेलवे कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। ऑप्शन यहाँ पर सही था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सिलिका बालू प्रयागराज में ही है, तो यहाँ पर सही है। यूरेनियम झांसी दिया गया है, कोयला सोनभद्र दिया गया है, बुलवा पत्थर मिर्ज़ापुर दिया गया है। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल भाई आपकी तैयारी बेस्ट है। यूरेनियम का संबंध किस जिले से है? बताइए दोस्तों। ललितपुर ज़िले से है और चैनल का नाम है ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करके जाइएगा, ठीक है। और सोनभद्र सोने के लिए भी जाना जाता है, कोयला भी। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। सी विकल्प यहाँ पर सही था। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बब्बर सफारी पार्क स्थापित किया गया है? तो जिले का नाम है इटावा। ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है हस्तिनापुर। ऑप्शन सी सही विकल्प है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो राइट विकल्प है ऑप्शन डी श्रावस्ती। प्रश्न नंबर आपका है 92। उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया है? तो हम भली बात ही जानते हैं दुधवा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। इजी टू मॉडरेट है, परंतु स्कोर से भी कमेंट करना है आपको कितना बना है इसमें, क्योंकि 10 क्वेश्चन DI के हैं, उनको छोड़ेंगे और 10 में से कुछ विद्यार्थी 10 भी कर देते हैं, 8 भी कर देते हैं, 7 तो हो ही जाते हैं। यदि 65 यहाँ पर हो 66 भी हो जाते हैं और 7 वहाँ पर हो जाते हैं तो 73 का स्कोर टेस्ट में काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है? तो राइट विकल्प ऑप्शन सी चंद्रप्रभा। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, इसको भी याद रखना है। अभी हमारे पास समय है तो ज़्यादा प्रैक्टिस करने से और ज़्यादा क्वेश्चन हम डेवलप कर पाएंगे और एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो राइट विकल्प है प्रयागराज में है। ये यहाँ पर सही आंसर था। उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन किस जिले में है? पहला ग्राम वन किस जिले में है? तो वन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सोनभद्र। ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर था। नहीं पता है तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए कॉपी में। जनगणना 2011 पर आधारित उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही नहीं है उसका चुनाव करना है। ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 77.7% है। पुरुष साक्षरता दर 77.3% है। जनसंख्या के संबंध में भारत में इसका क्रम 12वां है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। बिल्कुल सही है डी वाला। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट विकल्प था। ऐसे प्रश्न ही देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन है? देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसको गलत नहीं करना है, सोनभद्र आएगा आंसर, डी सही है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। सहारनपुर जिले में है ये। बी विकल्प यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एस्बेस्टस पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मिर्ज़ापुर में। ये यहाँ पर सही है। 18 में 20 में कितने सही किए बताइए दोस्तों।
अब आ जाते हैं हम दोस्तों कंप्यूटर पर, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। चलिए यहाँ पर आते हैं। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी या कैटेगरी का फंक्शन नहीं पाया जाता है? नहीं भी आता है दोस्तों, टेस्ट लगाने का यहाँ पर अवश्य ही प्रयास कीजिएगा इसमें, ठीक है। 15 क्वेश्चन है, 100% 10 आप सही कर सकते हो, प्लस पॉइंट में ही आपका वो स्कोर रहने वाला है। तो वैज्ञानिक यहाँ पर सही था। MS वर्ड के निम्नलिखित में से किस टैब में टेबल विकल्प होता है जिसका प्रयोग टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है? यदि आपने भी ऑप्शन डी चुना है तो सही है, इंसर्ट। कुछ प्रश्न दोस्तों हमको कैसे करने होते हैं, माइंड से करने होते हैं। निम्नलिखित में से किस ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल के कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है, लेकिन ईमेल कंपोज करते समय इसकी अनिवार्यता नहीं होती है? सब्जेक्ट, फोरम, कंटेंट, टू। राइट है सब्जेक्ट, ए से यहाँ पर। पर्सन नंबर आपका नेक्स्ट है। MS वर्ड 2007 में फ़ॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट से चुना जा सकने वाला फ़ॉन्ट का अधिकतम आकार क्या है? तो अधिकतम आकार होता है 72। ए ऑप्शन सही था। MS एक्सेल में कर्सर को एक समय में एक सेल ऊपर या नीचे ले जाने के लिए QWERTY कीबोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? इसको गलत नहीं करना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेज अप और पेज डाउन। ये तो आप सभी का सही होगा, क्योंकि यहाँ पर आप रिक्स ले सकते थे ऑप्शन बी पर। MS वर्ड में प्रिंट विकल्प को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+N का नहीं कर सकते, Ctrl+S का नहीं कर सकते, ए और बी में से आंसर चुन सकते हैं। तो यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो सही है, Ctrl+P, ठीक है। प्रिंट विकल्प को खोलने के लिए Ctrl+P का चयन बिल्कुल सही था यहाँ पर। MS एक्सेल में वर्कशीट डेटा का स्वरूप बदलकर इसे अधिक प्रिंटेबल और आकर्षक बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एडिटिंग, फॉर्मेटिंग। बताइए दोस्तों। यदि डी चुना है तो सही है, फॉर्मेटिंग कहा जाता है। याद कर लीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा उस डेटा के लिए एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है जिसे एक प्रयोगकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहता है? गलत नहीं करना है। क्लिपबोर्ड, ऑप्शन सी सही आंसर था। प्रश्न नंबर आपका 74 है। सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो यदि आपने पढ़ा होगा तो आप जरूर लगाएंगे इसको। आर्ची है, ऑप्शन डी सही है। यूनिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यह है लाइनेक्स, बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? 76 का आंसर आपको सही करना है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जो है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। निम्न में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है विजुअल बेसिक, डी सही है। सुरक्षा सेवाओं जैसे कि गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहलाता है? थोड़ा सा नया है, परंतु कुछ विद्यार्थी जानते भी होंगे। जो नहीं जानते स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका। क्रिप्टोग्राफी, बी विकल्प सही है। चैटबॉट मुख्यतः किस AI का उपयोग करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NLP। यही यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए मैंने भी इसको ही चुना था। प्रश्न नंबर आपका सी है। रियल टाइम बिग डाटा प्रोसेसिंग के लिए कौन सा टूल उपयुक्त है? मार दिए दोस्तों फटाक से आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा, अपाचे स्पार्क स्ट्रीमिंग, यानी कि यहाँ पर बी सही था।
सेशन कैसा लगा है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हो सके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ सकें, और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मुझको मोटिवेशन मिल सके। दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर अवश्य ही कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलूँगा आपको मैं, क्योंकि एक दिन बाद आपको प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।